हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे लर्निंग चैनल आरपी लर्निंग हब में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हमारे फिजिक्स का अगला चैप्टर जो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ह्यूमन आई जो होती है वो कैसे बनती है उसके बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, और फिर पढ़ेंगे अगला टॉपिक वर्किंग ऑफ आई, वो काम कैसे करती है, फिर उसमें जो दिक्कतें आती है विजन्स में और उसे ठीक कैसे करती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय द वे, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ग्लास प्रिज्म के जरिए, फिर उसी का एक दिन डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, ये उसी का बात टॉपिक है। फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होता है उनकी क्या क्या एप्लीकेशन, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, मतलब स्टार्स और पोजीशन ऑफ स्टार अप डाउन वगैरह वगैरह, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। बस इतना से टॉपिक पढ़ने हमारे चैप्टर में। फटाफट से पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ आई। कंस्ट्रक्शन ऑफ आई यानी ह्यूमन आई। देखो जो आईबॉल होती है वो मोस्टली स्फेरिकल, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप की होती है, ठीक है। इसका डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर लगभग होता है। ओके, देखो डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ये तुम्हारी पूरी आई है, ये तुम्हारा जो आंगल लेयर है उसको वो है कॉर्निया, जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, जो थोड़ा डार्क होने का है, शेड करने का, डिस्टिंग्विश करने के लिए, वो होगा आपका प्यूपल, जो यहाँ पे छेद है, ठीक। वो प्यूपल है। जो तुम्हारा क्या नाम, ये जो दिख रहा है गोल गोल थोड़ा ओवल शेप का, ये आपका लेंस है। ये अटैच्ड है आपका सीनरी मसल से, सीनरी मसल्स, ओके। और ये जो क्या कहते हैं, यहाँ जो बीच में थोड़ा दिख रहा है वहां पे है आपका आइरिस। अभी ये सब क्या होते हैं, ये है आपकी जो, बस अभी समझ लो, है नाम देख लो, जगह देख लो, तो इनके काम बताता है। देखो ये है ऑप्टिकल नर्व्स, यहाँ से मिल गई, और ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है ये सरफेस है अंदर की तरफ वाले, जो है कहलाता है आपका रेटिना, और ये जो खाली जगह है ये कहलाती है ब्लाइंड स्पॉट। हम इनके थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं क्या। कॉर्निया से शुरू करते हैं। देखो कॉर्निया ये एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन होती है जो हमारे आई की फ्रंट को कवर करती है, और यहीं पे मोस्टली रिफ्रैक्शन होता है हमारा, ठीक है। ये होती है कॉर्निया। अब बात करते हैं आइरिस की। आइरिस असल में क्या करता है, तो कंट्रोल करता है कि प्यूपल में कितनी, मतलब प्यूपल में कितनी, उसका साइज कितना होना चाहिए ताकि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट उसमें एंटर कर सके, ठीक है। अब जैसे मान लो बहुत ज्यादा लाइट है तो वहां पे वो कॉर्निया क्या करता है, प्यूपल का साइज छोटा कर देता है ताकि कम लाइट अंदर है और आई डैमेज ना हो, और जैसे अंधेरा होता है तो साइज बड़ा कर देता है, ठीक है। पीपल वो कहते हैं सर्कुलर एपरेचर, छेद होता है आंखों में जो दिखता है ना गोल गोल से अंदर, जो तुम्हारा, तुम गौर से देखो तो एक ब्लैक सर्कल के अंदर एक और ब्लैक सर्कल छोटा सा दिखता है, वही आपका पीपल होता है। उसके अंदर से लाइट एंटर करती है हमारी आंख के अंदर। लेंस भैया ये क्या कहते हैं, एडजस्ट करने के होता है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग डिस्टेंस पे है, जो ताकि वो रेटिना पे वो कर सके, क्या कहते हैं, इमेज बन सके। अब रेटिना क्या होता है, ये स्क्रीन होती है जिसपे कहते हैं इमेज बनती है। इसमें दो प्रकार के सेल होते हैं, रॉड सेल और एक कॉन सेल। रॉड सेल जो रॉड शेप में होते हैं, मतलब डंडे जैसे, वो कहते हैं डिम लाइट में देखने में मदद करते हैं। कोन सेल जो वे कोन की शेप के होते हैं, जो ब्राइट लाइट में देखने में मदद करते हैं। और हाँ, ये कलर में क्या कहते हैं, मदद भी करते हैं, कलर को डिफरेंशिएट करने में, मतलब वगैरह वगैरह। जो कलर रिलेटेड चीज होती है उस पर भी कौन सा ही काम करता है। जो कलर ब्राइटनेस होती है ना जिनको, उसमें उनके कॉर्निया सेल्स में दिक्कत हो जाती है, इस वजह से क्या कहते हैं, कोई कलर में समझ नहीं आता कि ये कोई कलर है या नहीं कलर है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल नर्व्स की। ये जो नर्व्स दिख रही है, ये काम, इनका क्या काम है, इनका बस इतना काम है, आंख को दिमाग से जोड़ती है। मतलब अगर यहाँ पे इमेज बनी है वो दिमाग तक जाएगी प्रोसेस होने के लिए, और इन्हीं का काम होता है। सीनरी मसल क्या होती है, सीनरी मसल बताइए, जो लेंस से जुड़ी हुई है, इसका काम होता है, देखो हमारा लेंस कोई फिक्स्ड लेंस, कांच के जैसे लेंस तो फिक्स्ड नहीं है, ये सीनरी मसल उससे अटैच होती है। अब सीनरी मसल क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर उसकी क्या कहते हैं, फोकल लेंथ को बदलती रहती है लेंस की। जैसे मान लो हमारा ऑब्जेक्ट पास में है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, लेंस थोड़ा मोटा हो जाएगा, इससे क्या कहते हैं इमेज आगे यही बनेगी, ठीक है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। वहीं अगर दूर है तो ये रिलैक्स हो जाएगा, लेंस क्या कहते हैं थोड़ा चौक खुल जाएगा और वो आराम से दूर का ऑब्जेक्ट देख पाएगा। इतना ही तुम्हें इंपॉर्टेंट मोटा मोटा ये चीज है। ब्लाइंड स्पॉट कुछ नहीं है, एक ऐसी स्पॉट जहां पे क्या कहते हैं इमेज नहीं बनती है, ठीक है, बस ये है। अब हमारा अगला टॉपिक है वर्किंग ऑफ आई, उस पर चलते हैं।
वर्किंग ऑफ ह्यूमन है। देखो इस टॉपिक को मैंने कहे थे 6 पॉइंट्स में बांट दिया है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, लाइट रे, पहला स्टेप, लाइट रे क्या कहते हैं, आती है ऑब्जेक्ट की से और एंटर करती है कॉर्निया के द्वारा पीपल से पास होते हुए, ठीक है। फिर दूसरे में फिर क्या होता है, वो एंटर करती है आई लेंस में, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा, ठीक है। और जिससे क्या फॉर्म होता है, शार्प, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे। अब उससे पहले अब भाई अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग जो होती है, कितनी एंटर करेगी आई में, वो आइरिस द्वारा कंट्रोल की जाती है। कैसे, पीपल का साइज चेंज करके। और सेंसरी मसल क्या करती है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होकर ऑब्जेक्ट को फोकस करती है जो अलग अलग डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। फिर जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, जो कहते हैं तुम्हारे वो है रेटिना, उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो कहते हैं रिसीव करते हैं उस चीज को और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, जो कहते हैं दिमाग के पास भेजे जाते हैं। किसकी वजह से, ऑप्टिकल नर्व की वजह से। अब दिमाग क्या करता है, उन सिग्नल्स को समझता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को और हमें चीजें दिखाता है कि ये कैसे दिख रहा है, ठीक है। सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस होती है, हम देख पाते हैं। यही 6 पॉइंट है, इतना ही होता है भैया। अब अगला टॉपिक हमारा वो ये क्या नाम आपका, डिफेक्ट्स इन विजन एंड देयर करेक्शन, उस पर बढ़ते हैं। डिफेक्ट्स, देखो डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। देखो नॉर्मली जो ह्यूमन आई होती है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स हो, उनकी क्या कहते हैं इमेज बना सकती है। लेकिन कभी कभार ना वो आई जो होती है अपनी, वो इस पावर को खो देती है, तो उनमें डिफेक्ट्स आ जाता है, तो उनसे कुछ दिक्कतें प्रोड्यूस होती हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, अगस्टमैटिज्म, एस्टिग्मैटिज्म और कैटरैक्ट, ऐसी अलग अलग बीमारी हो जाती है। तो पहली बीमारी पढ़ते हैं मायोपिया, जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, मतलब इसमें पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। ये होती किस वजह से, या तो आपका आई का कर्वेचर, मतलब कर्व जो ज्यादा हो जाए, या फिर कहते हैं उसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाए। एक कारण ये होता है। दूसरा कारण होता है कि आपकी आई बॉल जो है ना वो थोड़ी लंबी हो जाए, मतलब पास होने की जगह थोड़ा लंबी हो जाए, जिससे वजह से इमेज रेटिना से ना बल्कि उससे पहले ही बन जाती है। इसकी वजह से हल्का ब्लरिंग आ जाता है, जो दूर की इमेज होती है ब्लरिंग दिखती है। इसका क्योर क्या है, देखो कॉनकेव लेंस लगा दीजिए। कॉनकेव लेंस लगाने पे वो रेज आएंगी, वो थोड़ी डाइवर्ज हो जाएंगी, फिर जब कन्वर्ज होंगी तो वो रेटिना में इमेज बन जाएगी। सिंपल यही मायोपिया में होता है, ये होती है, कॉजेस पूछ सकते हैं और उसको क्योर करना है, ठीक है। अगले नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, देखो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ये इसे लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। ये देखो ये ऐसी बीमारी होती है, इसमें दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है। ये होती है 2 कारणों की वजह से, या तो पावर ऑफ हमारी आई लेंस जो है ना वो कम हो जाए, या फिर क्या कहते हैं हमारी जो आई है उसका साइज छोटा हो जाए। तो उस वजह से ही होता है, जब हमारी रेज आई ऑब्जेक्ट पास में, उससे रेज निकली तो लेंस ने उसे कन्वर्ज करा, लेकिन वो उतनी अच्छी तरह से कन्वर्ज नहीं कर पाया कि वो रेटिना पे बने। तो इमेज कहां बन गई, रेटिना के पीछे बन गई है। तो उसका क्योर क्या है, हमें और डाइवर्जिंग लेंस लगा दें, यानी कॉन्वेक्स लेंस लगा दें उसके अंदर। तो हमारा क्या नाम, जब रेज आएंगी वो कन्वर्ज होंगी और फिर हमारे आई लेंस से और कन्वर्ज होकर रेटिना पे इमेज बनेगी, जिससे हमारी हाइपरमेट्रोपिया क्योर हो जाएगी। अब हमारी 3 छोटी छोटी वो डिसीजेज और उन्हें जल्दी से पढ़ के अगले टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमारी 3 डिजीजेज, अगली है प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है, ये असल में ओल्ड एज में होती है। इसमें सिलियरी मसल जो होती है ना वो कमजोर हो जाती है और वो अब आई लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि मसल जो होती है वो इनफ्लेक्सिबल हो जाती है। तो आसपास की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना क्लियरली नहीं दिखते। तो इसको ठीक करने के लिए प्रोग्रेसिव लेंसेज का यूज करा जाता है, जो क्या कहते हैं बाइफोकल लेंसेज होते हैं। उसमें अलग अलग फोकल लेंस होती है, जिससे वो इमेज अच्छे से फॉर्म कर पाते हैं। फिर अगला आता है एस्टिग्मैटिज्म। इस बीमारी में क्या होता है, ये असल में रिफ्रैक्टिव एरर होता है, जिसके जो रिजल्ट करता है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है ना वो इक्वली विजिबल नहीं होती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से। तो इसका क्योर क्या होता है, सिलेंड्रिकल लेंसेज का इस्तेमाल करके इन्हें ठीक कराया जाता है। आखिरी बीमारी आती है हमारी कैटरैक्ट। उसमें क्या होता है, ये एक आई डिफेक्ट है जिसमें आई लेंस जो होता है ना वो क्लाउडी हो जाता है। असल में टिश्यूज ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इस वजह से वो आई लेंस को ब्लरी कर देते हैं। तो ये किसी लेंसेज की वजह से ठीक नहीं करा जा सकता, इसको ये सीधा सर्जरी होती है, कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं। उसमें आपकी कॉर्निया को कट करके उसमें से कहते हैं वो टिश्यूज को निकाल दिया जाता है, जिससे आपका लेंस क्लीन हो जाता है। सिंपल यही बीमारियां थी।
अब हम अपने अगले टॉपिक पढ़ते हैं, जो है आपका रिफ्रैक्शन विद ग्लास स्लैब। ओके, मतलब प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म, देखो ग्लास प्रिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। ग्लास प्रिज्म होता है कुछ नहीं, बस एक पीस ऑफ ग्लास होता है या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनी हुई चीज होती है, जिसमें 2 ट्राइंगल बेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं। ऐसे देखो 2 ट्राइंगुलर फेसेस और 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस, ठीक है। ऐसे ही दिखता है, सिंपल। तुमने देखा होगा, अगर तुम्हें टीचर स्कूल में लैब ले गए होंगे या तुम्हें दिखाया होगा स्कूल में, तो ऐसे ही दिखता होगा। नहीं तो सर्च कर लो गूगल पे, अच्छी इमेज मिल जाएगी। अब देखो उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है। लाइट रे जब हमने एक सर्टेन एंगल पे हमने डाली, वो अंदर बेंड हो गई, क्योंकि रेयर से डेंसर हुआ, नॉर्मली टुवर्ड बेंड हो गई। फिर ये क्या नाम बाहर निकली तो अवे फ्रॉम नॉर्मल गई, डेंसर से रेयर मीडियम में गई। तो यहां पे देखो जो ये आई है, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब निकलने वाला एंगल। आर है आपका रिफ्रैक्शन का एंगल, और ये जो है ये है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब लाइन अपने पाथ से कितना मुड़ गई, कितना हट गई, वही है आपका क्या कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। बस इतना सा टॉपिक ग्लास प्रिज्म का। और आपका फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट आ जाता है, उसे हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं ग्लास प्रिज्म का। डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। देखो इस टॉपिक में क्या है, हम ग्लास प्रिज्म लेंगे, उसमें से हम व्हाइट लाइट को क्या करेंगे, डालेंगे। तो जब वो प्रिज्म में जाएगी ना, देखो पहले वाले केस में वो रे थी, ये लाइट है पूरी, मतलब मल्टीपल रेज हैं इसके अंदर। तो क्या कहते हैं, जब प्रिज्म के अंदर घुसी तो देखो हर अलग अलग कलर की लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्स मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, नहीं हो कम बैंड होगी। अब रेड की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है इन सब में से, ठीक है। तो मतलब उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम होगा, नहीं वो सबसे कम उड़ेगी। और वही वायलेट की सबसे लोएस्ट वेवलेंथ होगी, मतलब रिफ्लेक्टिव में ज्यादा तो सबसे ज्यादा उड़ जाएगी। तो वायलेट जैसे प्रिज्म में घुसी तो वो बिखर गई अलग अलग रेज में। यहाँ पे बाहर आते हुए देख रही है, देखो सबसे कम मुड़ी है रेड वाली, उससे ज्यादा मुड़ गई ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। इसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, विबग्योर। तुमने सुना होगा विबग्योर, है ना। अब डिस्पर्जन की डेफिनेशन सुन लो। फिनोमेना ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इन कॉन्स्टेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। White light gets separated into 7 colors: Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। इसका मतलब ये है किसी लाइट को सेपरेट हो जाना विभिन्न रंगों में, उसे ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। और सफेद लाइट जो होती है वो 7 कलर्स में डिस्पर्ज हो जाती है, जो हमने अभी बताया, ठीक है। अब बस हमारे 2 और टॉपिक बचे हैं, एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और आपका टिंडर इफेक्ट। उसे पढ़ के हम चैप्टर खत्म करते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, देखिए ये क्या होता है, हमारे जो अर्थ का सरफेस है ना, वो एटमॉस्फेयर से मतलब लेयर्स है, हवाओं की अलग अलग डेंसिटीज की लेयर से भरा हुआ है। तो उसमें ना जब भी लाइट आती है जाती है ना, तो अलग अलग डेंसिटीज के कारण वो बेंड होती है, मतलब रिफ्रैक्शन उसमें होता है। तो उसकी वजह से कई सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स सीम्स हायर देन दे आर, एडवांस सनराइज एंड ड्यूटी। इसका मतलब समझाता हूं। स्टार्स होते हैं वो लाइट इमिट करते हैं, तो अलग अलग डेंसिटीज की लेयर्स पे जब एटमॉस्फेयर से लाइट पार होती है तो वो अपनी पोजीशन से हिले हुए दिखाई देते हैं। तो कभी उनकी ब्राइटनेस ज्यादा दिखती है, उसकी ब्राइटनेस कम दिखती है, इस वजह से वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। वहीं कुछ तारे ऊंचे क्यों दिखते हैं जहां पे वो उनकी ओरिजिनल पोजीशन है, क्योंकि देखो लाइट आई आपकी, वो डिफ्लेक्ट हुई और डिफ्लेक्ट हुई और डिफ्लेक्ट हुई, लेकिन उसकी जो लाइन बनेगी वो तो ऊपर बनेगी ना नॉर्मल से, अगर हम उसको पीछे खींच के लेके जाएं, ठीक है। और अगला है आपका एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। देखो सनराइज की लाइट भी आई होगी एक एंगल पे, वो बेंड हुई और बेंड हुई, लेकिन जब हमें उसकी इमेज बनेगी वो तो ऊंची बनेगी, इस वजह से वो सनराइज थोड़ा पहले हो जाते हुए दिख जाता है, और वही सनसेट के केस में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म। अब पढ़ने जा रहे हैं हमारा आखिरी टॉपिक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए
ये फिनोमेना क्या है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। द फिनोमेना इन विच अ पार्ट ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द पार्टिकल इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये डेफिनेशन थी, हम सिंपल भाषा में समझते हैं। इसका मतलब क्या है, जब लाइट जो होती है ना किसी पार्टिकल पे इंसिडेंट होती है, उस पर पड़ती है, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है। उसी चीज को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ये डिस्पर्जन अलग होता है, स्कैटरिंग अलग होता है। डिस्पर्जन क्या है, अलग अलग रंगों में टूट जाना, ये फैल जाना, ठीक है। इसमें अलग अलग एप्लीकेशन है इसकी, देखो जैसे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स क्या कहते हैं, इन इट्स पार्ट इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मतलब देखो जब लाइट बिखर जाती है पार्टिकल टकरा के, कब, किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में। देखो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और एक सॉल्यूशन होता है, वो मैं भूल गया, कोई बात नहीं। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन से, तो ये जब टकराते हैं ना, तो इसी में जो बिखरता है थोड़ा लिक्विड चमकने लगता है, उसी चीज को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, स्काई इज ब्लू। स्काई हमें ब्लू दिखता है, क्यों दिखता है, देखो जो लाइट आती है तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके नॉर्मली ये लोग साइज में थोड़े बड़े होते हैं एयर पार्टिकल से। तो फिर क्या होता है, जो लाइट रेस आती है वो स्कैटर होने लगती है टकरा के। तो जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ तो काफी हाई होती है, तो उसकी स्कैटरिंग कम होती है। मतलब जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा कम स्कैटर होगी। तो ब्लू लाइट की में ब्लू थोड़ा वैसे लेवल पे आता है, उसकी स्कैटरिंग हो जाती है आराम से, उसकी वेवलेंथ रेड के कंपैरिजन में कम होती है, तो स्प्रेड हो जाता है, तो हमें वो आसमान नीला दिखता है। अब डेंजर का सिग्नल हमेशा कहते हैं रेड कलर से क्यों करते हैं, देखो रेड की वेवलेंथ होती है बहुत ज्यादा, तो स्कैटर होगा कम, तो एकदम साफ साफ दिखाई नहीं देता है, इसलिए डेंजर सिग्नल को हम रेड से दिखता है कि हर किसी को बंदा चल रहा हो उसको आराम से पता लग जाए कि डेंजर सिग्नल है, ओके समझ गए। अब भैया एस्ट्रोनॉट्स को आसमान काला क्यों दिखता है, हमें जमीला दिख रहा था। देखो स्पेस में वो जब जाते हैं आपको कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, तो कोई पार्टिकल टकराएगी नहीं सन की लाइट, तो यानी कि उसमें स्कैटरिंग होगी ही नहीं। अब स्कैटरिंग नहीं होगी तो भैया सीधे सीधे डार्क दिखेगा, बस यही था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक कर दो यार, तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है, तुम्हारे सामने इतना सारा मैं लिख के तुम्हें पढ़ाया है, अब सब्सक्राइब करो या थोड़ा सपोर्ट देगा, साथ में पढ़ेंगे।